और उसके बाद हम फिर प्रार्थना करेंगे, ठीक है। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषराध्यापः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब आते हैं हमारी जो क्लास है उसमें। तो हम जो पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स। आज जो है हमारा हिंदी मीडियम की क्लास है, ठीक है। क्योंकि मेरा अलग अलग क्लास चलता है अलग अलग मीडियम की, तो अलग अलग बताना पड़ता है। तो मैं आप लोग को बता दूं, हालांकि हम बोलते हैं हिंदी मीडियम, हिंदी में पढ़ने के बारे में, लेकिन हमारी एक्चुअल जो पढ़ाई होती है वो इंग्लिश में ही होता है, ठीक है। अगर हमको आगे की पढ़ाई करना है तो उसके लिए इंग्लिश जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर आप बोलो डेली लाइफ की बात करो तो आप देख पा रहे हो हर चीज का नाम जो हो इंग्लिश में हो गया है। हर चीज का हम इंग्लिश जगह ज्यादा उपयोग करते हैं, ठीक है। तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, इंग्लिश से ज्यादा हमारे लिए हिंदी जरूरी है, ये मायने रखता है। लेकिन जैसे कि अभी कल्चर चल पा रहा है, कल्चर मतलब समझ लो जो एक चलते रहता है, उसमें हमारे लिए इंग्लिश जानना भी जरूरी है। तो मेरी जो नाम जो हिंदी रहेगा, कॉम्बिनेशन हिंदी प्लस इंग्लिश रहेगा। इसका कारण ये है कि आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के ओर भी आगे बढ़ो, ताकि आपकी जो बड़ी जो क्लासेस सर जाओगे आगे की, जब भी आप मैथ्स पढ़ोगे या मैथ्स तो जीवन छोड़ेगा नहीं, ठीक है। जीवन बिना मैथ्स है ही नहीं। आप देखो सुबह से लेकर आप रात के सोने से पहले तक आप कैलकुलेशन करते हो। जैसे कि आप सोचते हो आज मैंने 10 मिनट पढ़ा, वो भी क्या है, मैथ्स है। सुबह उठे आज मुझे 1 घंटा पढ़ना है, वो भी क्या है, मैथ्स है। सुबह उठे मुझे 10 बजे उठना है, वो भी क्या है, मैथ्स है। कितने बजे सोए, 4 बजे, वो भी तो गणित है ना, अंक ही प्रयोग कर रहे हैं। तो गणित जो है जिंदगी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो क्यों ना इस जीवन, हम क्या करते हैं, गणित को छोड़कर हम भगते हैं। गणित से हम नहीं छोड़ सकते, गणित को आप छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि गणित जो है आपके पीछे जा रहा है। तो क्यों ना हम ऐसा काम करें कि हम वही कमजोरी को पकड़ लें, गणित को, और आगे पढ़ने के बारे में सोचें, ठीक है। तो ऐसा करना है। तो अपन को किसी भी चीज से नहीं डरना, जो हमारी कमजोरी है उसी को पकड़ो और उसी को आगे बढ़ना है, ठीक है। तो मेरी क्लास जो रहेगी इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगी। हालांकि कई बच्चों के साथ ये होता है कि हिंदी मीडियम वाले रहते हैं, इंग्लिश वर्ड सुनने नहीं रहता है, तो कंफ्यूजन होती है। लेकिन आपको पता है कि जब हमारा मेमोरी बार बार जब किसी चीज का अध्ययन करता है तो क्या हो जाता है, याद हो जाता है, होता है ना। तो जब बार बार आप उस चीज को सुनोगे तो वैसे भी याद हो जाएगा, और जो चीज याद हो गया फिर वो चीज क्या लगता है, सरल लगता है। जोड़ना बहुत बड़ा कठिन है, क्या 2 धन 2 करो, कोई बता देगा 4, क्योंकि सरल क्यों लग रहा है। मैं आपको बोलूं 555 में 555 जोड़ो तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कैसे कैसे जुड़ेगा। अब 5 में 5 जोड़ो तो तुरंत जोड़ लो, क्योंकि ये इजी फॉर्म में है, इस फॉर्म में हमने प्रैक्टिस कर लिया है। और 555 555 3 अंक का हमने प्रैक्टिस नहीं किया, इसलिए क्या लगता है, कठिन लगता है। तो कठिन सरल कुछ नहीं है, जो पढ़े वो सरल, जो ना पढ़े वो कठिन, ठीक है। तो कठिन सरल कुछ नहीं होता है। खैर चलो हम अपनी क्लास में आते हैं। तो हाँ, मैं आप लोग को बता रहा था जो क्लास 10 का जो मैथ्स है, गणित जो है, इसको पहले हम समझ लेते हैं कि कैसे कैसे इसको बांटा गया है। तो इसको जो है 2 भाग में डिवाइड किया गया है। कितनी भागों में डिवाइड किया गया है, 2 भाग में, ठीक है। कोई भी गणित रहे, बुक जो भी रहे, उसको 2 भाग में बांटा जाता है, ठीक है ना। एक जो इसमें आपको मिलेगा, 2 भाग कहने का मतलब इसमें 2 चीज मिलेगा, एक ही है। एक आपको सुनने को मिलेगा इकाई, और एक आपको सुनने को मिलेगा अध्याय। तो ये मुख्य
बातें हैं जिसको आपको समझना है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपके कक्षा 10वीं गणित की बात करूं तो इसको जो है 8 इकाई में बांटा गया है। कितने इकाई में बांटा गया है? 8 इकाई में। और अध्याय कितने हैं इसमें? 16 जो है अध्याय हैं, ठीक है। अब इकाई क्या हो गया, अध्याय क्या होगा, तो सिंपल सा समझ सकते हो। इकाई क्या है? जर्नल है 1 2 3 4 5, लेकिन सॉरी अध्याय जो क्या है जर्नल है 1 2 3 6 तक लेकर। लेकिन क्या किया गया है, इकाई जो है एक प्रकार का बॉक्स है समझो। एक बॉक्स में 4 नंबर को रख दिया, 1 से लेकर 4 तक को। फिर कोई बॉक्स है जिसमें 4 से लेकर 8 तक को रख दिया। फिर किसी बॉक्स है नहीं नहीं भैया उसमें 10 ही रखेंगे, 1 को रख दिया। तो ऐसे कर करके अलग अलग अध्याय को रखा गया है। तो उसको छोटा बना के कितना कर दिया गया है? 8 कर दिया गया है। और पूरा पूरा कितने भाग में बांटा गया है? 16 भाग में बांटा गया। तो हम 16 अध्याय पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं इस चीज को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप अभी क्या होगा, बोर्ड परीक्षा का एग्जाम दोगे तो बोर्ड परीक्षा में नंबर जो होते हैं आपके इकाई के आधार पर तय किया जाता है, न कि अध्याय। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, हो सकता है इस बार बदल जाए नियम, तो मुझे नहीं पता ना। अभी तक जो नियम चलते आ रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी तक जितने भी पेपर होते हैं उसमें इकाई के आधार पर बांटा जाता है, ठीक है। और 16 जो होंगे इसमें क्या होगा, आपका अध्याय होगा। तो ये आपको समझना। तो सबसे पहला जो, अब देखिए, अब किसी का जैसे नामकरण होता है ना, ये समझ सकते हैं इकाई क्या है, एक प्रकार का फैमिली है, जैसे परिवार चलता है ना अलग अलग। जैसे कि आप लोग जर्नल जैसे कास्ट में रहते हैं, तो एक लोग का किसी का जैसे कि अलग अलग कास्ट नहीं होता, जैसे कि पटेल, ये पटेल वाले कास्ट वाले हैं, ठीक है। गुप्ता हो गया तो ये लोग गुप्ता परिवार के हैं। साहू हो गया तो ये लोग साहू परिवार के। उसी तरह क्या किया गया है, इकाई का भी एक परिवार होगा। उस परिवार के अंतर्गत फिर क्या होते हैं, अलग अलग घर, मतलब 4 परिवार को मिला के एक जात का बना दिया, जैसे कि साहू हो गया 4 लोग, लेकिन वो अलग अलग परिवार फिर अलग अलग क्या होगा, अलग अलग घर बनाएगा। उसी प्रकार अध्याय जो है आपका अलग अलग घर रहेगा। और इकाई कहने का मतलब उसकी क्या हो जाएगी, कास्ट हो जाएगी मेन चीज, ठीक है। तो इसमें पहला जो इकाई जो आएगा वह है आपका इकाई नंबर 1। क्या है जी? इकाई नंबर 1, जिसका नाम है आपका बीजगणित। क्या नाम है? बीजगणित अलजेब्रा। अब बात करूं अलजेब्रा की, बीजगणित की, तो ये जो है आप क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हो। लेकिन धीरे धीरे जब इसका अपडेट वर्जन हुआ तब आप लोग को जो है ये अलजेब्रा है, ये बीजगणित है, ये आपको जो है क्लास 6 से डिफाइन करना चालू कर दिया, ठीक है ना। अब जो आ गए हम लोग क्लास 10 में पहुंच गए हैं, तो हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं बीजगणित क्या है। मैंने क्या बताया, यहाँ पे क्या लिखा हूँ, इकाई नंबर 1, अध्याय नहीं लिखा हूँ। इसके अंतर्गत आपका 5 अध्याय आएगा। बहुपद, 2 चरों का रैखिक समीकरण, वर्ग समीकरण, समांतर श्रेणी, और फिर अनुपात और समानुपात। ये 5 अध्याय जो होंगे इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो पहले यही जान लो कि इसका ये एक्चुअल में ये जो जिस खानदान से है ये पांचों जो अध्याय है, उस खानदान कैसे वाला है, लड़ने वाला है कि झगड़ने वाला है कि रोने वाला कि क्या, ये बताएगा, ठीक है। तो बीजगणित अलजेब्रा क्या है, तो बीजगणित अलजेब्रा क्या है, अगर आप लोग पता हो तो कोशिश करो बताने का क्या है। तो इसमें देखो बीजगणित जो है इसमें क्या करते हैं हम, जो चर और अचर जो है, क्या मैंने बताया, अचर, अचर और चर जो है इन दोनों को हम क्या करते हैं, मिक्स करके लिखते हैं। बीजगणित जो है इसमें क्या करते किया जाता है, चर और अचर, ठीक है, इन दोनों को क्या किया जाता है, मिक्स करके लिखा जाता है। किसके सहारा से, संक्रिया। आप नया वर्ड सुन रहे हो, एक संक्रिया। संक्रिया मतलब होते हैं, तो बहुत बड़ा चीज नहीं है। संक्रिया मतलब इसका इंग्लिश नाम होता है ऑपरेशन। अब आपको लग रहा होगा ये संक्रिया क्या चीज है, मैं गणितीय संक्रिया की बात कर रहा हूँ ना। अलग अलग में अलग अलग होता है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, गणितीय संक्रिया। तो गणितीय संक्रिया जो होते हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार, जैसे कि धन हो गया, ऋण हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, ठीक है ना। तो चर और अचर को इन गणितीय संक्रियाओं का उपयोग करके लिखना क्या कहलाता है, बीजगणित कहलाता है। अब हमारे पास बात आ गई चर और अचर। तो आप लोग को पढ़ क्या होगे, सर चर जो होता है ये अपन का एक्स, वाई, जेड, ये सारे हमारे क्या होते हैं, चर होते हैं। और आप लोग पढ़ोगे 1 2 3, ये जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, अचर होते हैं। अब तो ये बात आ गई। अब इसमें थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये चर क्यों है, अचर क्यों है, इनमें क्या डिफरेंसेस क्या रहते हैं।
तो इसको समझने के लिए आपको समझना होगा एक समीकरण, ठीक है। हालांकि समीकरण इस चैप्टर में आपका नहीं है, लेकिन आप पिछले क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, तो इसलिए बताओ समीकरण क्या है। समीकरण मतलब किसी भी को इक्वल जीरो करके, मतलब इक्वल का चिन्ह लगा के कुछ भी सामने नंबर होना चाहिए, दो बराबर पढ़ना में लिखना, समझना क्या। कोई भी समीकरण मतलब कोई भी अंक हो, चर हो या अचर हो, उसको क्या करना, इक्वल के चिन्ह के साथ लिखना, क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। चाहे राइट साइड जीरो हो, चाहे कोई भी नंबर, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जैसे कि एक मैंने समीकरण बना दिया, x धन 5 बराबर 10, ठीक है। अब चलो मैं बोलूं इसमें x का मान बताओ, तो आप क्या करोगे, x बराबर इधर करोगे 10 और ये आपका हो जाएगा 5। तो x का मान कितना आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। मैंने एक और समीकरण बना दिया, एक समीकरण बना दिया, x धन 2 बराबर मैंने कर दिया 5। अब इसका बोलूं सॉल्व करो, तो x बराबर आप लिखोगे 5, ये 2 इधर जाएगा, ऋण का 2, तो x बराबर आपका आ जाएगा धन का 3। यहाँ पर देख पा रहे हैं x का मान कितना आ रहा है 5, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं x मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। यानी आपने क्या देखा, यहाँ पर x बराबर एक बार 5 हो जा रहा है, एक बार x जगह क्या हो जा रहा है 3 हो जा रहा है। ये कैसे हो रहा है, ये डिपेंड कर रहा है इसके समीकरण पे। किस पर निर्भर कर रहा है, समीकरण पे। समीकरण का प्रकार अलग है तो अलग आ रहा है, इसमें अलग है तो अलग आ रहा है। तो देख पा रहे हो x मान यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या हो रहा है 3, यानी x का मान जो है अलग अलग समय के अनुसार, अलग अलग कंडीशंस के अनुसार अलग अलग होते रहता है। इसको बोलते हैं चर, जिसका मान जो होगा, यहाँ पर x क्या हो गया 5 हो गया एक बार, यहाँ पर x क्या हो गया 3 हो गया। आप लोग देखो कहीं पर x बराबर 2, कहीं पर x बराबर 1, कहीं पर x बराबर 0, अलग अलग आता है ना, आज तक मैथ्स पढ़ गया हो तो इसका मान फिक्स नहीं रहता, अलग अलग कंडीशंस पे अलग अलग आते रहता है। इसीलिए इसको बोलते हैं चर, चरने वाला, विचरित करते रहता है, इधर उधर घूमते रहता है। तो ये हो गया चर। अब उसी प्रकार y का फॉर्म में देखेंगे तो y वाला आ जाएगा, z के फॉर्म में देखेंगे तो z में आ जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो ऐसा बोल सकते हैं पूरे एक्स वाई जेड पूरे पूरे जो नंबर जो होते हैं उसको ले सकते हो, लेकिन मैक्सिमम जो है हम इन तीनों का ही उपयोग करते हैं। पता है मैथ्स में आप चाहो तो एक्स वाई जेड लास्ट को ही लिया गया है, आप चाहो तो ए से चालू कर सकते हो, ए बी सी डी से। आप लोग देखोगे ए का मान भी बदलते रहता है, बी का मान भी बदलता है, सब ले सकते हो, लेकिन ये तीनों को क्यों लिए, क्योंकि अधिकतर जो होती है मैथ्स जो होती है 3 चर वाला, मतलब ज्यादा 3 चर वाला तक हम पढ़ते हैं, ठीक है। 4 5 6 भी होते हैं, लेकिन उसको सॉल्व करने की फिर अलग अलग विधियां होती है, तो वो बड़ी बड़ी क्लास में पढ़ा जाता है, बड़ा हो जाता है मैथ्स। ये 3 जो होगा, 3 जब इन तीनों को मिला लिखेंगे, 3 4 को जब हल करना चाहेंगे ना, तो इसके लिए बोर्ड भर जाता है, इतना बड़ा मेथड हो जाता है। तो 4 किलो सोचो और मेथड बढ़ जाएगा, तो मेथड उतना ज्यादा नहीं होता है। हम जो है अपना जो मैथमेटिक्स रखा गया है इजी टाइप का रखा, मैक्सिमम जो है 3 ही चर का पढ़ते हैं, ठीक है। हालांकि 4 5 का भी है, जब हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो हायर मैथमेटिक्स बड़ी क्लास में, तो इसीलिए 3 तक आपको बताया जाता है, समझ में आया। जितनी आपकी जरूरत है उतना ही आपको दिखाया जा रहा है ये सब, लेकिन इसके साथ साथ और भी है, ठीक है। हाँ, अब बात कर रहे हैं अचर का, जैसे कि होगा 1 2 3, तो यहाँ पर देखो 5 को क्या 6 बोल सकते हो, 10 को क्या 11 बोल सकते हो, 10 को क्या 5 बोल सकते हैं, नहीं, 10 हमेशा 10 ही रहेगा। चाहे आप यहाँ पे 10 लिखो तब भी 10, चाहे घर में जाके 10 लिखो वैसे ही 10 लिखाएगा, एक बार 1 और एक बार 0। आप अपने स्कूल में चले जाओ, 1 और 0 उसको क्या पढ़ेगा टीचर, आप क्या पढ़ोगे 10 ही पढ़ोगे। 5 को यहाँ पर लिखेंगे, क्या पढ़ रहे हो 5, कॉपी में लिखोगे 5, घर चले जाओ 5 ही रहेगा, ठीक है। बिस्किट लेने चले जाओ 5 लिखा है मतलब वो 5 ही रुपए का है, तो ये 5 जो है कभी भी चेंज नहीं होता, वो वैसे ही लिखा जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं अचर, जो कभी भी परिवर्तन नहीं होता, जो हर जगह पे मान बराबर रहते हैं वही का वही लिखा जाता है, वह हमारा कहलाता है अचर, ठीक है। और जिसका मान जो होते हैं बदलते रहते हैं अलग अलग कंडीशन मान, वो क्या हो गया चर हो गया। अब मैंने क्या बताया, इस चर और अचर को क्या करना, इस संक्रिया के सहायता से लिखना, इसकी सहायता से इन संक्रिया को धन ऋण गुणा भाग, ठीक है। तो देखिए चलिए एक लिख दिया मैं, अब ये आपका उदाहरण हो जाएगा किसका, अलजेब्रा का, ठीक है। जैसे कि x धन 2, ये हमारा क्या हो गया अलजेब्रा हो गया। दूसरा x ऋण 5,
देख पा रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, चर को भी ले रहा हूँ अचर को भी ले रहा हूँ, दोनों को मैं क्या कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ इस चिन्ह का प्रयोग करके, ये चिन्ह का, ठीक है। उसके बाद x साथ गुणा कर दो 6 का, ये क्या हो जाएगा आगे चल के, ये 6 हो जाएगा, गुणा का चिन्ह लगा है, दिख नहीं रहा है। आगे देखो 5x की घात 2 डिवाइड बाई 6x, ये, या एक और एग्जांपल ले सकते हो 5y की घात 2 नीचे डिवाइड बाई 6z ले लो या 10z ले लो, ये देख पा रहा हूं, इसको डिवाइड फॉर्म में लिख दिया, यही तो बटा फॉर्म है ना। ऐसे भाग को हम लोग ऐसा करके भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम, ये जो चर है ये जो अचर है, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ये चारों संक्रियाओं की सहायता से लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजगणित बोलते हैं। अब क्या होगा, अब जितने प्रकार के अभी आप गणित पढ़ोगे अध्याय नंबर 1 से लेकर 5 तक, उसमें क्या दिखेगा आपको, ये एक्स वाई जेड दिखेगा और 1 2 3 दिखेगा, ठीक है। माने इन दोनों का मिक्स फॉर्म आप पढ़ोगे, या तो ये रहेगा या तो नहीं रहेगा, और उनको क्या करेगा, कभी धन के रूप में, कभी ऋण के रूप में, कभी गुणा के रूप में, कभी भाग के रूप में आपको लिख देगा। तो ये 5 जो अध्याय रहेंगे उन अध्याय में आप लोग पढ़ोगे, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, बीज गणित रखा गया है। और बीज गणित इकाई के अंतर्गत आपके 5 अध्याय रखा गया है, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, वैसे खैर डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन लिख सकते हो वह गणित, अगर लिखना चाहो आप, वह गणित जिसमें चर और अचर को गणितीय संक्रियाओं की सहायता से लिखा जाता है, बीज गणित कहलाता है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोग को याद रहे, बीज गणित लिख सकते हो वह गणित जिसमें चर व अचर को गणितीय संक्रियाओं, ठीक है, गणितीय संक्रियाओं, कई लोग कंफ्यूज होते हैं गणितीय संक्रियाएं क्या होती हैं, तो आप लिख लोगे धन ऋण गुणा भाग, ठीक है, भाग की, या ऐसा अलग ब्रैकेट लगा लो आप लोग, ये सर्किला कानून लगाना चाहते हो तो चर अचर गणितीय संक्रियाओं की सहायता से लिखा जाता है, सहायता से लिखा जाता है, बीज गणित कहलाया जाता है, बीज गणित कहलाता है। ऐसा आप चाहो तो उसका डिफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारा बीज गणित। अब देखिए बीज गणित का भाग समझते हैं, ठीक है। बीज गणित का भाग बोल सकते हो या प्रकार बोल सकते हो, एक ही बात है। अब तो बीज गणित का जो भाग जो होगा, आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ के आया बहुपद, ठीक है, बहुपद ही क्या है, बीज गणित का भाग है, ठीक है ना। तो बहुपद के जितने भाग होगा उतना ही भाग क्या होता है, बीज गणित के भी होते हैं। बीज गणित बड़ा भाग में इसका फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो बहुपद का भी वही भाग होता है बीज गणित, क्योंकि इनकी जो नामकरण जो होता है, हम जो है चर के आधार पर करते हैं, किसके चर के आधार पर करते हैं, चर में पदों की संख्या और पदों की संख्या होगी और घात के आधार पर करते हैं, ठीक है ना। तो खैर वैसे बीज गणित को भाग में नहीं बांटा गया है, बहुपद के भाग में बांटा गया। तो हम जो है इसके भाग जो होंगे आगे बहुपद में पढ़ेंगे, लेकिन जो होगी बीज गणित में जो होगा मैक्सिमम 2 भाग होते हैं, ये आपको जानना है, ठीक है ना। पहला जो भाग होते हैं इसके पद होता है, और दूसरा भाग जो होते हैं इसके जो होते हैं घात होता है, ठीक है ना। अब पद कैसे गिनते हैं, पद कैसे गिनते हैं इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है ना। पद गिनने के लिए आप क्लास और 9th में पढ़ के आए हो, जितना प्लस चिन्ह होगा, जितना ऋण चिन्ह होगा, उससे एक ज्यादा पद होते हैं, या धन चिन्ह और ऋण चिन्हों के आधार पर क्या होते हैं, पद की गणना की जाती है। जैसे कि यहाँ पर एक पद और ये कितना हो गया, 2 पद, ये एक पद, ये कितना हो गया, 2 पद, ये एक और ये 2 नहीं होगा, क्योंकि गुणा चिन्ह को नहीं देखते, कितने पद होगा, 1 पद, ठीक है। ये देखो भाग में कितने पद हो गया, 1 पद, ये भाग में कितने पद हो गए, 1। तो धन और ऋण चिन्ह के आधार पर गिना जाता है, ठीक है ना, ये अलग किया जाता है, ठीक है। घात क्या होती है, घात क्या होती है, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात, जो चर रहेगा उस चर की जो सबसे ज्यादा जिसकी घात रहेगी वही क्या रहेगा, उसका घात रहेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग अभी जब आएगा आगे तो मैं आप लोग को इसके बारे में और अच्छे से क्लियर बताऊंगा, ठीक है ना। अभी जो है अपन को जो है इतना समझना है। अब हम थोड़ी सी जो बीज गणित का जो भाग है
इसी में हम लोग समझ लेते हैं इसकी संरचना। संरचना, संरचना कहने का मतलब होता है, कभी कभी स्ट्रक्चर लिख देते हैं कई बुक में, कई बुक में एक्सप्रेशन बोल देते हैं, ये मतलब बनावट कैसे बनता है और उसको प्रत्येक भाग को क्या क्या बोलते हैं ये कहना, ठीक है ना। तो संरचना कहने का मतलब जैसा कि मैंने एक लिख दिया 6x+4, ये देखिए, ठीक है, मैंने क्या बोला, चर और अचर को गुणा के फॉर्म, चर और अचर को क्या करना, इन चिन्हों का प्रयोग करके, धन ऋण गुणा भाग का, यहाँ पे गुणा के साथ लिखा गया, यहाँ पे धन के साथ लिखा गया, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या है, बीजगणित है, ठीक है। अब इसमें समझते हैं, देखिए तो बीजगणित जब होता है इसमें क्या किसी अचर के साथ गुणा है क्या, ये किसी अचर के साथ गुणा है क्या, सॉरी किसी चर के साथ गुणा है क्या, नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अचर पद, इसको क्या बोलते हैं, अचर पद। पहले तो पद की बात कर लेते हैं, मैं बताना भूल गया, देखो ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा, एक पद, और ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा, एक पद। तो दोनों मिलाकर कितने पद होंगे, यहाँ पे पदों की संख्या की बात करो कितने पद हो जाएगा, दो पद, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, चर है, क्या है, चर है, ये तो हो गया अचर। तो ये 6 क्या है, 6 क्या है, अचर है, लेकिन क्या होता है जब चर के साथ अचर का मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई मतलब गुणा हो जाता है, तब उसको अचर न बोल के गुणांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुणांक। ये यहाँ पे हो जाएगा गुणांक। हमने यहाँ पे तीन चीज देखा, पहला क्या देखा, जब चर के साथ मल्टीप्लाई न रहे तो उसको क्या बोलेंगे, अचर। जब कोई नंबर जो है, अचर जो है, जब चर के साथ क्या रहता है, मल्टीप्लाई, तो उसका नाम जो हो जाता है, बदल जाता है, क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है, ठीक है ना। और ये क्या कहलाएगा, चर कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप, यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे इसमें, इसमें जो है चर पद कौन सा है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर चर जो है ये है x है, और आपको बोले अचर क्या है, तो अचर जो है आपका 4 है। और यहाँ पर अगर आपको बोले x का गुणांक, इसको क्या पढ़ेंगे, 6 को, 6 को अब गुणांक है तो किसका गुणांक है वो, किसका गुणांक है, x का, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो है ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। तो कंबाइन होगा तो इसके साथ इसका नाम आएगा, तो गुणांक को आपको बताना पड़ेगा किसका गुणांक, तो किसका गुणांक है ये, x का, तो आप लिखोगे x का गुणांक क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। अगर इसमें कुल पद की बात करूं तो टोटल इसमें जो पद होते हैं ये जो होते हैं कितने हैं, 2 हैं, ठीक है ना। कभी भी आपको बीजगणित का पद जब आपको काउंट करना रहे तो ये चीज आप ध्यान रखना, पद जो होते हैं कुल पद, ठीक है, कुल पद जो होंगे उसमें क्या रहती है, धन और ऋण चिन्ह की संख्या जो रहेगी, धन ऋण चिन्ह जितने रहेंगे उसमें क्या कर दोगे, जब आप एक जोड़ दोगे, एक ज्यादा, उतने पद होते हैं किसी भी बीजगणित में। धन और ऋण चिन्ह की संख्या का धन 1 कर दो, जैसे कि देखो यहाँ पर कितना है, एक ऐड कर दो कितना हो जाएगा, 2, इसमें कितना, एक ऐड कर दो 2, यहाँ पे धन ऋण है क्या, नहीं, 0, एक पद हो गया, यहाँ पे है क्या, नहीं, तो 0 धन एक पद हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो एक चिन्ह कितने हो गए, एक पद, ठीक है। अब देखो आगे का और एग्जांपल दे देता हूँ, अगर इसकी बात हो रही है, जैसे कि x² प्लस 2x ऋण 5, यहाँ पर काउंट करो, धन और ऋण चिन्ह कितने हैं, 1 और 2, कितने हो रहे हैं, 2, 2 में एक और जोड़ दो कितने हो जाएगा, 3, तो यहाँ पर टोटल कितने पद हो गए, 3 पद हो गए, ठीक है, पद कितने हो गए, 3 हो गए। अब बात करते हैं घात, यही पर देख लेते हैं घात। तो घात मैंने क्या बताया, चर की अधिकतम घात, ठीक है। तो इस चर की घात कितनी दिख नहीं रहा, मतलब 1, और इसमें दिख रहा है मतलब 2, तो अधिकतम कितना है, 2, तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इसकी अगर घात की मैं बात करूं, इसकी घात जो हो जाएगी आपका 2 हो जाएगा, और इसमें जो पद जो हो जाएंगे, कितने पद हो जाएंगे, 3 पद हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो है किसी भी अभी बीजगणित की बात कर रहे हैं ना, अभी बहुपद नहीं आया, बहुपद अगर अध्याय है, अभी हम बीजगणित को समझ रहे हैं, ठीक है। तो कभी भी बीजगणित कहने का मतलब पांचों अध्याय की बात हो रही है, ठीक है, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचों अध्याय। तो पांचों अध्याय में आपको जो है ये पद कितने हैं, चर कितने हैं, ये आपको काउंट करना आना चाहिए, ठीक है, आया समझ में। अब जो है आगे और जो मैं आपको आएगा मैं उस हिसाब से आगे और आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इतना आप बीजगणित में हम समझेंगे, इतना आप नोट डाउन करें, फिर आगे मैं आपको
अब देखिए आपका इकाई नंबर 1 बीजगणित जो हम अभी समझ लिए, उसके अंतर्गत आपका जो है पहला जिस अध्याय नंबर 1 जो है ये आपका रखा गया है बहुपद। इसका इंग्लिश नाम होता है, इसका इंग्लिश नाम होता है पॉलिनोमियल। तो सिंपल सा बहुपद मतलब आप ये बोल सकते हैं, बहुपद कहने का मतलब जिसके बहुत सारे पद हो, ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, बहुपद जो है किसके बाद आया है, बीजगणित के बाद आया है। किसके बाद आया है, बीजगणित के बाद। तो सेम इसके जैसे तो ही गुण नहीं होगा, उसमें उसके गुण में कुछ न कुछ क्या होगा, परिवर्तन होगा। बना किससे है, बीजगणित से। बीजगणित से बना, जैसे कि हम बात करें माता पिता, तो माता पिता गुण हम में आते हैं ना, आप लोग साइंस पढ़ते होंगे, तो उनके जो रहते हैं कुछ कुछ गुण हम में आते हैं। उसी प्रकार ये समझो कि इसका ये फादर है कि मदर है, जो भी है, ठीक है। अब उससे क्या हुआ है, ये बना हुआ है, तो प्योर तो मम्मी जैसे नहीं दिखेगा, कि प्योर पापा जैसे नहीं दिखेगा, वो तो कुछ ना कुछ क्या होगा, हट के आएगा। तो जो हमारा जो बहुपद जो होगा, जो पॉलिनोमियल जो होगा, उसमें कंडीशंस लग जाएगा। क्या लग जाएगा, कंडीशन लग जाएगा, रहेगा सेम। ये कैसा था, चर था, अचर था, संक्रिया था। इसमें भी क्या रहेगा, चर रहेगा, अचर रहेगा और संक्रिया भी रहेगा। कौन सी संक्रिया, धन ऋण गुणा भाग। कभी भी आपको बोले, मैं बोलूं या कोई भी बोले, जब आपको गणित पढ़ाते रहे बोले संक्रिया ऑपरेशन, समझ जाना, धन ऋण गुणा भाग, या गणितीय संक्रिया बोले तब भी समझ आना, धन ऋण गुणा भाग, ठीक है। ये 4 ही प्रकार के होते हैं और संक्रिया नहीं है मैथ्स में, ठीक है, सिर्फ 4। तो बीजगणित जो है, बीजगणित बात क्या है, बहुपद आया है, यानी इसमें भी क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, चर होगा और एक होगा अचर, और इन दोनों को मिक्स करके किसके साथ मिक्स करेंगे, संक्रिया के साथ मिक्स करके क्या किया जाएगा, इसको लिखा जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान से समझना। इसमें एक कंडीशंस लगा दिया जाता है, कंडीशंस का हिंदी नाम होता है, एक शर्त लगा दिया जाता है, ठीक है। अब स्वाभाविक सी बात है, ये फादर मदर है, उसके बाद उसका सन आ रहा है, बेटा आ रहा है, बेटी जो भी हो, तो उसके बाद आ रहा है, यानी उसमें क्या लग जाएगा, एक कंडीशन लग जाएगा, एक शर्त लग जाएगा। वह शर्त किसकी पर होती है, इसके घात पर शर्त लगाई जाती है। किस पर लगाई जाती है शर्त, घात पर लगाया जाता है। ये बोला जाता है कि वह बीजीय संरचना, वह बीजीय, वह बीजीय, बीजीय कहने का मतलब बीज गणित के अंतर्गत, ठीक है, या वह बीजीय संरचना, संरचना जिसकी घात, ठीक है, संरचना जिसकी घात पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है। बीजी संरचना मतलब मैंने उसकी संरचना भी बताया ना मैं आपको, स्ट्रक्चर, उसी की बात कर रहा है। उसमें क्या हो जाएगा, उसकी जो घात जो होगी, किसकी घात होगी, अब अचर की घात नहीं होती, किसकी घात होती है, चर की। जो चर की जो घात होगी, जिसकी यहां पर लिख लो चर की, चर की घात जो होगी वो क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे, ठीक है। इसका सिंपल सा याद रखने का तरीका होता है, बहुपद जिसकी मैं आपको स्ट्रक्चर अभी से बता दे रहा हूं, ठीक है ना। इसमें क्या रहेगा, पहला क्या रहेगा, चर रहेगा, उसके बाद आपको सॉरी अचर रहेगा, उसके बाद चर रहेगा, और चर की जो घात रहेगी यह रहेगा पूर्ण संख्या। क्या रहेगा, पूर्ण संख्या, तब इसको हम लोग बोलेंगे बहुपद। ये इसका शॉर्ट वर्जन फॉर्म है, शॉर्टकट फॉर्म है, इसको जो है हम इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले बात आ गई, नई चीज क्या आ गया हमारे पास, पूर्ण संख्या आ गया। चर हमने समझ लिया, अचर भी हमने समझ लिया।
तो जब इसको समझेंगे तभी तो हमारा क्या बनेगा, बहुपद बनेगा। तो अब समझ लेते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। तो पूर्ण संख्या को समझने से पहले हम समझ लेते हैं प्राकृत संख्या। क्या संख्या? प्राकृत संख्या, जिसको आप लोग बोलते हो नेचुरल नंबर, और एन से डिनोट करते हो, एन से जो है आप बताते हो। तो क्या है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है? हाँ, तो सिंपल सा हम इसका डेफिनेशन देते हैं। आपको मैंने दे दिया एक डिब्बा चॉकलेट का, ठीक है, और मैंने आपको बोला इसको गिनो, तो कहां से गिनना प्रारंभ करोगे? एक से गिनोगे, और कब तक गिनते रहोगे? जब तक चॉकलेट खत्म ना हो, ठीक है। तो जैसे कि हमारा एक बॉक्स है, उसमें 10 चॉकलेट रखे, तो कहां से गिने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिना। तो क्या आप उस डिब्बे में कितने कितने चॉकलेट हैं? 10। तो हमने कितना गिना? 10 तक। तो हमने बोला गिनती की जो संख्या है, गिनने की जितनी भी संख्या होती है वो क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। तो हमने गिना 10 तक, तो क्या 10 तक ही हमारे प्राकृत संख्या होते हैं? नहीं। तो हमने एक छोटा सा बॉक्स लिया, उसमें 10 चॉकलेट, एक बड़ा बॉक्स ले लेता हूँ, उसमें हो सकता है 100 चॉकलेट हो, और उससे बड़ा कर लूं, हो सकता है और बड़ा बॉक्स हो, समझ लो पूरा पृथ्वी में चॉकलेट भर दूं तो कितनी बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इसका कहने का मतलब जितना बड़ा बॉक्स होगा उसमें जितने ज्यादा चॉकलेट होगा उसको काउंट करेंगे, उतना ज्यादा गिनेंगे। यानी इसको हम नहीं बता सकते कहां तक जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? डॉट 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 लिखते हैं, और लास्ट में जो है इस टाइप का हम नंबर लिख देते हैं, इस टाइप का चिन्ह लगा देते हैं। ये नंबर नहीं है, ये क्या है? चिन्ह है। चिन्ह हमें क्या बताती है? अपरिभाषित, जिसको हम नहीं बता सकते। अब ये क्या है? इसका सिंपल सा एग्जांपल है। आप इस रूम से या जिस भी जगह बैठे हैं उस जगह से, रूम से बाहर निकलिए और एक दूर तक देखिए, तो आपको दूरी तक दिखाई देगा, 100 मीटर 200 मीटर, एक पहाड़ तक दिखाई देगा। लेकिन उस पहाड़ में चले जाइए तो आगे फिर आपको कुछ दूरी तक दिखाई देगा, फिर वहां चले जाइए तो आगे फिर कुछ दूरी तक दिखाई देगा, फिर चले जाइए तो आगे फिर कुछ दूरी। क्या हमारा दृष्टिगत तो देखने का तरीका, हमारी दृष्टि खत्म हो जाएगी, लेकिन क्या पृथ्वी खत्म होगा? नहीं, क्योंकि आप लोग पढ़ के आए हो पृथ्वी क्या है? गोल है। अगर एक छोर से निकलोगे तो वापस उसी छोर तक पहुंच जाओगे आप। तो आपकी दृष्टि कभी खत्म नहीं हो जाएगा, जाते जाओगे, आगे दिखते जाएगा, आगे दिखते जाएगा। तो ये क्या है? इसकी कोई डिफिनेशन नहीं, हम नहीं बता सकते भाई कि 100 मीटर देखेंगे कि 200 मीटर देखेंगे, तो ये कन्फर्म नहीं है, बता नहीं सकते। तो उसको हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित। अब बार बार लिखते रहे अपरिभाषित अपरिभाषित, तो कितना बड़ा जगह लेगा ना। तो उसका एक छोटा सा चिन्ह बना दिया है, जिसको बोलते हैं अनंत चिन्ह। क्या बोलते हैं? अनंत, जिसको कोई नहीं बना सकता, अथाह सागर है, ठीक है। आप जितना सोचोगे उतना आगे बढ़ेगा। ये मैं बोर्ड में पूरी नंबर लिख लूं, बोर्ड खत्म हो जाएगा लेकिन संख्या खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो है अनंत। अब देखिए, ये तो हमने बता दिया गिनती की जितनी भी संख्या होती है क्या कहलाता है? ये प्राकृतिक का लिखना भूल गया हूं जी, सॉरी, प्राकृतिक हो रहा है, ठीक है। प्राकृतिक का होता है ना, प्राकृत नहीं होता, प्राकृतिक होता है, ठीक? प्राकृतिक संख्याएं, संख्याएं लगा दो, बहुवचन है ये, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है पूर्ण संख्याएं। क्या होती है? पूर्ण संख्याएं, जिसका इंग्लिश नाम होता है होल नंबर, इसको लिखते हैं डब्ल्यू से। जब क्या किया जाता है, गिनती की जितनी भी संख्याएं होती है उन संख्याओं के साथ शून्य को, जीरो को जोड़ दिया जाता है, तब क्या बनता है? पूर्ण संख्या। जब इस संख्या में क्या कर दें, मान के समझो ये बॉक्स है, क्या है? बॉक्स है, इसमें हम जीरो और डाल दें तो क्या बन जाएगा हमारा? पूर्ण संख्या। जैसे कि एक पानी रहता है, ठीक है, पानी के साथ थोड़ा दूध मिला दोगे तो क्या रहेगा? दूध ही कलर में दिखे, बोलेंगे हम दूध है, कैसा? पानी मिला हुआ। थोड़ी सी चाय पत्ती डाल दें तो क्या बन जाएगा? फिर चाय में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार इसमें हमने क्या कर दिया, ये प्राकृत संख्या का एक बॉक्स है, समझ लो इस क्या है? दूध और पानी का मिक्स है, इसमें हमने क्या डाल दिया? चाय पत्ती डाल दिया, तो क्या बन जाएगा? फिर वो चाय बन जाएगा, लेकिन उसमें शक्कर भी डालते हैं, ठीक है। तो शक्कर तो अलग अलग डालता है, कुछ शक्कर वाला पीता है शक्कर वाला पिएगा, नहीं वाला शुगर वाला फिर शक्कर वाला फिर पिएगा। तो शक्कर इंपॉर्टेंट नहीं रखती है, चाय पत्ती महत्व रखता है हमारे लिए, ठीक है। तो चाय पत्ती समझ लो हमने क्या डाल दिया, इसमें जीरो डाल दिया, तब ये क्या बन जाएगा हमारा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। अब इसमें ये, अब ये आएगा ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, पूरी जितना आप कर सकते हो उतना तक आएगा, ठीक है ना। तो ये जो होती है हमारी क्या कहलाती है? अनंत तक ये जाती है। तो कब क्या ऐड हो जाएगा? जीरो। इसका कहने का मतलब इसकी अब घात क्या होगी? चर की घात पूर्ण संख्या होगा। क्या होगा?
पूर्ण संख्या, माने शून्य से लेकर 1 2 3 कुछ भी होगा। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं, ये तो हो गई पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो पूर्ण संख्या नहीं है, क्या क्या नहीं है ये हम देख लेते हैं। देखिए, ऋण 2 क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है। ये ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है। ये क्या हो गई? परिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, ये अंडर रूट में लिख देना, ये क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है। ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 0.5 ये क्या है? दशमलव वाली संख्या है, पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है। ठीक है, 1/6 ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, 1/0 क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है। याद रखना, क्योंकि ये क्या हो जाता है, इसका जो वैल्यू होती है ये इनफाइनाइट होता है। क्यों होता है कभी मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग जो है इसको समझ के रखिए। ठीक है, तो ये जो होते हैं हमारे क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। इस टाइप की संख्या दिखने वाली संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या नहीं है। तो आप ध्यान रखना, ये पूर्ण संख्या नहीं होगा। पूर्ण संख्या कैसे दिखेगा? 0 1 2 3 4 ये इनफाइनाइट तक दिखेगा। तो मैंने क्या बता दिया? बहुपद। तो चर अचर जो सामने में रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तब भी ठीक है। अब देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन क्या ध्यान देना है आपको? चर की घात को ध्यान देना है। चर की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं उदाहरण। ठीक है, अब देखते हैं आपका उदाहरण। किसका उदाहरण? बहुपद का उदाहरण। ठीक है, देखिए पहले मैंने लिख दिया x की घात 2 धन 3x धन का 4। ठीक है, ठीक है जी। अब देखिए, अब हम देखते हैं इनकी चर को। तो मैंने क्या बोला? देखो, इसीलिए मैंने ये स्ट्रक्चर लिख दिया, अचर चर की घात पूर्ण संख्या। देख पा रहे हो यहाँ पर? इसकी पहले बात करता हूँ, बीच वाले की। तो ये क्या है? अचर, और ये क्या है? चर। इसकी घात में कुछ है क्या? नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। तो ये है, इसको चेक करो। इसके सामने कुछ है क्या? नहीं है, मतलब क्या रहता है? 1। 1 रहता है ना, कुछ नहीं है तो 1 के साथ कोई भी चीज गुणा कर दो, क्या आता है? वही संख्या आता है। ठीक है, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो 1 है, तो अचर दिखता भी है, नहीं भी दिखता। ठीक है, तो 1 है, x है, और इसकी घात क्या है? 2। क्या है? क्या संख्या? पूर्ण संख्या। मतलब ये भी है। इसको चेक करो, इसको चेक करो। देखो, ये तो सर इसमें अचर दिख रहा है, चर दिख ही नहीं रहा है। तो आपको पता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4x की घात 0 लिख देंगे। ठीक है, और आपको पता है जब किसी की भी घात शून्य संख्या शून्य होता है तो क्या होता है? 1 होता है। पर क्या है ना, घातांक में a की घात 0 बराबर क्या होता है? 1 होता है। कक्षा नवीं पर क्या होगा? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 और ये 4 और ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसकी घात 0 है तो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आगे लिख के 4 हो जाएगा। आप लोग देख पा रहे हो, इसको जो है ऐसे समझा जा सकता है। ठीक है ना, तो अगर मैं इसको इस 4 को ऐसा लिख सकता हूं। अब इसकी तुलना करो इससे। देखो, अचर है, चर x है, उसकी घात क्या है? 0 है ना। यानी 0 किसमें आ रहा है? हमारा पूर्ण संख्या में आ रहा है। यानी ये क्या है? बहुपद है। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा एग्जांपल हमने देख लिया, 5x की घात 10 प्लस 10 y की घात 5 धन z। ये बताओ, ये पूर्ण संख्या होगा कि नहीं? अब इसमें आपको क्या अलग से देखने को मिल रहा है? अलग से देखने को ये मिल रहा है, एक्स वाई जेड हो जा रहा है। मैंने क्या बोला? एक जैसी चर होना चाहिए। बोला क्या? मैंने बोला क्या एक जैसा चर होना चाहिए? नहीं, चर अलग अलग हो सकता है। अपने को ध्यान किसमें देना है? इसकी घात में। पूर्ण संख्या होना चाहिए। देखो, ये अचर ये चर, घात 10 पूर्ण संख्या है। चर अचर चर, घात 5 है। जेड इसकी घात 1 है, इसके सामने 1 लिखा हुआ, तो ये क्या होगा? हमारा बहुपद होगा। ठीक है, और चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, तीसरा नंबर का। यहां भी मैं लिखता हूं 2x की घात 5 धन अंडर रूट 5 x की घात 2 धन 3। अब ये बताइए, ये बहुपद है कि नहीं? चलिए चेक करते हैं, चेक करेंगे तभी समझ में आएगा। पहले देखिए, अचर चर, चर की घात पूर्ण संख्या। ये देखो, x के साथ जो गुणा रहता है वो क्या कहलाता है? गुणांक। और गुणांक क्या रहता है? अचर। अभी हमने देखा ना, गुणांक क्या रहता है? एक्चुअल में अचर रहता है।
और जब गुणा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, गुणांक बोल देते हैं। तो ये क्या है, गुणांक है, और ये क्या है, चर है। तो देखो गुणांक क्या है, अचर है, अचर क्या है, √5। मैंने क्या बोला, मैंने किसको बोला, पूर्ण संख्या होना चाहिए किसकी घात, चर की घात। अचर के बाद बोला क्या मैंने, नहीं। तो यहाँ पे किसको देखना है, चर को। चर की घात देखो कितनी है, 2। इसके साथ गुणा क्या है, अचर है। अचर चाहे पूर्ण संख्या रहे चाहे मत रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्या समझ रहे हैं, अचर पूर्ण संख्या हो चाहे मत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने को किसको ध्यान देना है, सिर्फ चर की घात को। किसको ध्यान देना है, चर की घात। यहाँ देखो ये क्या हो गया, बहुपद है, इसको चेक करो, ये तो है ही, ऊपर से देख रहे हो, ये भी एक से की घात 0 लिख सकते हो, ये बहुपद है, यानी ये बहुपद है। तीसरा देखिए, चौथा एग्जाम्पल, y की घात 2 धन 5/2 x की घात 4 धन 3z। ये देखो चेक करो, चर की घात 2 है, यहाँ पर देखो x की घात 4 है, और ये क्या है, अचर है। अचर क्या है, अपना परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो अचर से मतलब नहीं रखना है, किसको देखना है, चर को। 3z ये क्या है, इसकी घात 1 है, यानी ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, तो पूरा मिला के ये बहुपद है। ठीक है, तो समझ में आ गया। अपन को किसको ध्यान देना है, चर को ध्यान देना है। चर की घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, बहुपद नहीं है। एक उदाहरण और देख लेते हैं, इसमें बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है वाला देख लेते हैं। अब आप लोग तो देख के, मैं पहले से टॉपिक लिख जाऊं तो आपको तो कंफर्म हो जाएगा बहुपद है ही नहीं, लेकिन वेरीफाई करना सीखते हैं कम से कम। ठीक है, देखिए पहला उदाहरण देखिए, 5x की घात 2 धन 1/2 नहीं लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ, और 1 है x धन का 3। अब बताइए ये बहुपद होगा कि नहीं। तो इसको ये वाला पद कंफ्यूज कर रहा है। यहाँ आप लोग बोलोगे सर यहाँ पर तो देखिए x की घात क्या है, 1 है, क्या है, x की घात 1 है, और यहाँ पर x की घात 2 है, और यहाँ पे 0, यानी ये क्या होगा, बहुपद होगा, ऐसा देखने को लग रहा है। लेकिन इसको आगे और सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x की घात 2 धन 2, ये x आपको घात में पता है, जब भी घात जब 1/m है तो ऊपर जाके ऋण का m हो जाता है, जान रहे हो नहीं जान रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x जब ऊपर जाएगा तो x की घात क्या हो जाएगी, ऋण 1, और धन का क्या हो जाएगा 3, और ऋण 1 देख पा रहा हो हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, ठीक है जी, फिर से समझो। यहाँ पर देखो x को जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला घातांक के नियम से ऊपर जाता है तो चिन्ह चेंज हो जाता है, तो जब ऊपर जाएगा तो उसकी चिन्ह क्या हो जाएगी, ऋण हो जाएगा। तो x की घात ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण का 1 हो जाएगा। तो ये ऐसे देखने पे लग रहा है, लेकिन ऐसे करने पे नहीं लग रहा। तो कभी भी जब आप बहुपद है कि नहीं है ये आपको चेक करने को बोले, तब आप पहले उसको क्या कर लोगे, हल कर लोगे। मैंने देख पा रहा हूँ यहाँ पे जब लिखा तो बटा के फॉर्म में नहीं लिखा हूँ, लिखा हूँ क्या, बटा के फॉर्म में नहीं लिखा हूँ, बटा के फॉर्म में लिखा रहेगा तभी होगा, ये बटा के फॉर्म में नहीं रहेगा तभी हम चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। क्लियर है, आगे चलिए। दूसरा हम देखते हैं, 2xy ले लेता हूँ, y की घात 3 धन 6 y की घात √2 धन का 3। अब देखिए इसको बहुपद है कि नहीं, चलिए चेक करिए। 2y की घात 3 ये तो बहुपद है। देखो आप लोग सोच रहे होंगे सर ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, तो बीच नहीं है तो पूरा पूरा नहीं होगा ना, इसको ध्यान रखना, पूरे पूरे टर्म को चेक करना, अगर एक नहीं है तो नहीं है। ठीक है, जैसे कि एक 9वीं कक्षा में एक सब्जेक्ट में फेल, तो 10वीं पढ़ने जाएगा क्या, नहीं जाएगा, पूरक दिलाएगा, जो भी दिलाएगा, मतलब 10वीं नहीं पहुंचा। इसी से समझो, अगर 9वीं कक्षा में एक स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, यानी वो अभी 10वीं नहीं पहुंचा है, जब पूरे पूरे 6 सब्जेक्ट में पास होगा तभी जाएगा, है ना। उसी प्रकार पूरे पूरे जब पास होगा तभी वो बहुपद बनेगा, अगर एक नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए 6y की घात √2। अब इसको देखिए, y क्या है, अचर है, सॉरी जी चर है, चर की घात क्या है, √2 है।
तो √2 क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है, यानी ये बहुपद नहीं है। थर्ड नंबर का देखिए, थर्ड नंबर का 2y³ 3 धन 5y³1/2 धन z। ये देखो, ये होगा क्या? नो, क्योंकि इसकी घात क्या है? घात क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई, तो इसकी घात क्या हो गई है? परिमेय संख्या। ये देखो 1/2 क्या होना चाहिए? पूर्ण होना चाहिए। ऐसा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। एक और बता देता हूं आपको, y³ धन y³, एक्चुअल में x लिख देता हूं, x, और x की घात मैंने लिख दिया 0.5 और धन का 2। क्या ये बहुपद है? देखो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देख पा रहे हो, मैं एक ही जगह लिख रहा हूँ तो कंफ्यूज हो रहा होगा आप लोग ना। इधर कर देता हूँ, ये एक ही जगह लिख दे रहा हूँ तो आप लोग कंफ्यूज हो जा रहा होगा, वही बीचों बीच में ही आ रहा है करके, ठीक है ना। कहीं भी आ सकता है, आगे भी, पीछे भी, इधर भी, उधर भी, कहीं भी आ सकता है वो, ठीक है। तो आपको सबको चेक करना है। यहाँ पर देखिए 0.5 लिखा है, 0.5, और ये क्या है? ये क्या है? दशमलव संख्या, पूर्ण संख्या नहीं है। इसका कहने का मतलब ये बहुपद नहीं, ठीक है। अब चलिए एक और मैं उदाहरण दे रहा हूं, एक और उदाहरण दे रहा हूं जो कि है कि नहीं ये आपको बताना है, ठीक है। 2x³ धन 5 1 डिवाइड बाई, चलो ऐसा ऐसा लिख देता हूं, ये ऐसे वाला, यहाँ पे रख देता हूँ √5। ये हो गया 2x² धन 3। ये बहुपद है कि नहीं ये बताओ? बहुपद है, क्योंकि इसकी अगर चर की बात करें तो क्या है? सारी की सारी पूर्ण है, और यहाँ पर जो अचर जो है ये क्या है? अपूर्ण संख्या, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान देना है? मेन बहुपद है कि नहीं, इस पे क्या ध्यान देना है? उसकी क्या देखनी है? घात देखनी है। क्या देखनी है? घात देखनी है, ठीक है ना। तो घात को आपको क्या करना है? ध्यान देना है कि पूर्ण संख्या है कि नहीं है, ठीक है। आया समझ में? चेयर लगा के बैठो, नहीं तो फिर ऊपर रहो। तो आपको जो है इस बहुपद को वेरीफाई करनी है। तो वेरीफाई करने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है? आपको ध्यान देना है अचर, चर, चर की घात, पूर्ण संख्या। ये जादू वाला में रहता है ना, कभी कभी पूर्ण संख्या भी नहीं दिखता, कभी कभी अचर भी नहीं दिखता, लेकिन जब उसको एक्सपांड करोगे, जैसे कि यहाँ पर देखो चर नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या? लेकिन है, ठीक है। यहाँ पर देखो आगे आगे में अचर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अब एक चीज मैं नया बता देता हूं, आगे मैं आपको बहुपद का प्रकार बताऊंगा, लेकिन इसी में एक हम बहुपद का प्रकार समझ लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अचर बहुपद। क्या बोलते हैं? अचर बहुपद। एक ऐसा बहुपद जिसमें चर न दिखे, क्या ना हो? जिसमें चर न दिखे, उसको क्या बोलते हैं? अचर बहुपद। जैसे कि देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, मतलब जितनी भी संख्याएं होंगी, जितनी भी संख्याएं होंगी वह हमारा अचर बहुपद होता है, ठीक है। एक ऐसा बहुपद जिसमें चर न दिखे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अचर बहुपद। चर अचर में तो कंफ्यूज नहीं हो रहा ना। चर मतलब XYZ, अचर मतलब 1 2 3, ठीक है। रट लेना इसको। चर मतलब जो चलता है, चलता है समझो, ठीक है। अचर मतलब जो नहीं चल पाता, तो चलता है मतलब बार बार बदलेगा, वो इस जगह से उस जगह चले जाएगा, उस जगह से उस जगह चले जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अचर बहुपद, ठीक है। मैं थोड़ा सा जो है आप लोग का पोर्शन जो है यहाँ पे मिटाता हूँ, इधर लिख लिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं आप लोग का मिटा देता हूँ यहाँ पे, इस बात को यहाँ पे आ जाएगा। ज्यादा आपको बड़ा नहीं बताना, छोटा सा बताना है, ठीक है। इसमें आपको बताना है चेयर बहुपद का प्रकार, जो कि आप लोग क्लास 9th में अच्छे से पढ़ के आ गए हो। थोड़ा सा हम रिमाइंड कर लेते हैं। बहुपद का प्रकार, बहुपद का प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? 2। बहुपद 2 प्रकार के होते हैं, एक पद के आधार पर और एक घात के आधार पर, ठीक है। तो बहुपद के जो होंगे 2 प्रकार, एक जो होगा पद के आधार पर, आधार मतलब समझ तो बेस, उसको लेकर चलते हैं, ठीक है। घात के आधार पर, एक क्या होगा? घात के आधार पर, ठीक है। देखिए पद के आधार पर एक पदीय, नाम सुनोगे क्लास 9 में बहुत चलता है, एक पदी बहुपद, जो कि क्लास 9 में
एक पदीय बहुपद मतलब एक ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक, जैसे कि 2x, 5x की घात 3, 3y ऐसा। दूसरा होता है द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी होगी, दो। जैसे कि देखिए 2x की घात 2 धन 3, 5x धन 4, या ऋण भी हो सकता है ये, ठीक है। तीसरा होता है त्रिपदीय, त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय, त्रिपदीय बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी होती है, 3 होगी। जैसे कि देखिए 2x की घात 2 धन x ऋण 3, 4z की घात 4z, 5y धन x, ऐसा भी लिख सकते हैं अलग अलग चर को चेंज करके। इसमें भी 3 पद हो गए ना, 1 2 3 पद, ठीक है। ये क्या हो गई, त्रिपदीय। घात के आधार पर एक घाती बहुपद, ठीक है, एक घाती बहुपद नाम होता है, ठीक है, लेकिन एक घाती बहुपद का एक स्पेशल नाम रखते हैं, उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, ठीक है। एक घाती बहुपद आप बोल सकते हो, लेकिन उसका एक स्टैंडर्ड नाम रखा गया है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड मतलब स्पेशल, उसको बोलते हैं हम लोग एक पदी ना बोल के रैखिक बहुपद, ठीक है। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। अब इसमें क्या ध्यान देना है, घात। जैसे कि देखो 2x की घात 2x धन 1, अब बोलोगे इसमें सर इसमें 2 आगे, पद को ध्यान नहीं देना, किसको देना है, घात। इसकी घात 0 और इसकी घात 1, तो अधिकतम कितनी हो गई, 1, तो इसकी घात कितनी होगी, 1। जैसे कि देखिए x धन y धन z, देखो इसमें पद बोलेंगे तो 3 है, लेकिन घात बोलेंगे तो 1, तो ये क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा, जिसमें घात कितनी होगी, 1 होगा, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या होगा, द्विघाती बहुपद, द्विघातीय बहुपद जिसमें घात कितनी होगा, 2। जैसे कि देखिए 2x की घात 2 धन 5, इसमें देख लेते हैं x की घात 2 धन 3x धन 2, ये पद कुछ भी हो जाए, घात को ध्यान देना है, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है एग्जांपल, y की घात 2 धन 5, ये 2 ही बार में खत्म हो सकता है, या एक ही बार में खत्म हो सकता है, z की घात 2, ऐसा पद कुछ भी हो, घात क्या होना चाहिए, 2। तीसरा होता है इसमें त्रिघातीय, त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद जिसमें घात की संख्या कितनी होगी, 3। जैसे देखिए y की घात 3, या y की घात 3 धन 5, या 6 x की घात 3 धन 2x धन 5, या कुछ भी और लिखा जा सकता है, जैसे कि z की घात 3 धन 2z स्क्वायर धन z धन 4, ऐसा पद कुछ कितना भी हो सकता है, लेकिन घात कितनी होगी, अधिकतम 3 होगा। इसको हम लोग बोलते हैं त्रिघाती बहुपद। तो क्या ये बहुपद जो है इतने में ही खत्म हो जाता है जी, 3 पद के आधार पर और 3 जो होते हैं घात के आधार पर, क्या बहुपद इतने में खत्म हो जाता है, तो आपका आंसर है नहीं, ये और आगे आएगा, आगे बढ़ेगा तो चतुर्पदीय, चतुर्घातीय, पंचपदीय पद। लेकिन हमें जितनी जरूरत है उससे मैं आपको एक कदम आगे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हमें जितनी जरूरत है उससे मैं एक कदम आपको आगे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आगे और जरूरत पड़ेगा तो और पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमें जो है बहुपद में जो है ये द्विपदीय और द्विघाती इतने के ही काम है, उससे ज्यादा की काम नहीं है। लेकिन मैं एक कदम और आपको आगे पढ़ा दिया, त्रिपदी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, बहुपद जो होते हैं 2 प्रकार से बांटा जाता है। पहला पद के, अब पद को कैसे काउंट करते हैं, धन और ऋण चिन्ह के आधार पर। ध्यान रखना कैसे गिनते हैं पद को जी, धन या ऋण चिन्ह के आधार पर, ठीक है। एक चीज याद रखना, कभी भी गुणा चिन्ह या भाग चिन्ह तो देखकर इसके पद की गणना नहीं किया जाता, ठीक है। और मैंने एक सूत्र बताया, पद की गणना करना है तो जितने धन और ऋण चिन्ह है उसको देख लो, एक धन कर दो, उतने क्या हो जाएंगे, उस बहुपद में पद हो जाएंगे, ठीक है। और घात को ध्यान देना है, घात कैसे होती है, अधिकतम घात को देखते हैं, जितने उसमें चर दिया रहेगा उस चर में जिसकी घात सबसे ज्यादा रहेगी वही उस बहुपद का क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गई घात के आधार पर बहुपद, ठीक है। तो इस प्रकार से आज के क्लास में हमने देखा कि बीजगणित क्या होता है। बीजगणित एक ऐसा गणित जिसमें चर और अचर को गणितीय संक्रिया, धन हो गया, ऋण हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, इन चारों का यूज करके, उपयोग करके
लिखा जाता है, क्या कहलाता है, बीजगणित। ठीक है, अब बीजगणित के फिर अलग अलग भाग है, जिसमें अध्याय नंबर 1 में भाग है बहुपद। तो बहुपद में क्या ध्यान देना है, उसमें पहले अचर रहेगा, फिर उसके बाद चर रहेगा, और चर की घात जो होगी पूर्ण संख्या होना चाहिए हमेशा। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। हमें वो कितने पद का है इससे मतलब नहीं, उसकी घात कितनी है इससे भी मतलब नहीं, हमें ये मतलब रखना है उसकी जो घात जो होगी वो क्या हो, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 करते करते अनंत तक जाता है, ये क्या कहलाता है, हमारा पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, तो बहुपद को 2 भागों में बांटा, फिर उनके अलग अलग फिर क्या होते हैं, भाग होते हैं। आप आगे क्लास में और बढ़ते जाओगे आगे पढ़ते जाओगे, तब आपको और सीखने को मिलेगा, बट अपन जो है इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है ना, आज आपके लिए वर्क इतना ही है कि आप जो है आपको जो बुक में जो दिया हुआ है, बुक में करके देखो पेज नंबर 2। ठीक है, जिसमें क्या किया गया है, बहुपद का जोड़ना घटाना और गुणा बताया गया है। ठीक है ना, जो आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो, तो इसको करके आना, नहीं बनेगा तो कल मैं आगे लेक्चर्स में आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये 9th के सिलेबस में है, तो मैं आपको दे दे रहा हूँ। हालांकि मैं कल बताऊंगा, जो नेक्स्ट क्लास जब भी होगी हमारी, नेक्स्ट क्लास जो रहेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इनको आप प्रैक्टिस करके आइए। ठीक है, हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुहिता साहू और मैं गोपी सर की स्टूडेंट हूँ। उन्होंने मुझे क्लास 9th और 10th में मैथ्स पढ़ाया है। उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। वो इजी और सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चंस समझाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराना उनका टारगेट नहीं होता है, वो क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक भी समझाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं ताकि हमें समझ आए। हमें कुछ रटना नहीं पड़ता, हम ईजिली क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे सर की वजह से। सर हर कॉन्सेप्ट क्लियर करते थे। मुझे क्लास 7th और 8th में मैथ्स बिल्कुल समझ नहीं आता था, मुझसे क्वेश्चन नहीं बनते थे। क्लास 9th में मुझे सर की कोचिंग के बारे में पता चला, मैंने ज्वाइन किया। मुझे धीरे धीरे मैथ्स में इंटरेस्ट आने लगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगे, क्वेश्चन सॉल्व होने लगे। और क्लास 10th में मेरे मैथ्स में 90 मार्क्स आए थे। सर ने बहुत प्रैक्टिस कराया था, एग्ज़ाम के पहले टेस्ट हुए थे बहुत सारे, डेली प्रैक्टिस थी क्वेश्चन सॉल्व करना। थैंक यू सो मच सर फॉर योर गाइडेंस एंड सपोर्ट। और एक बार इसको रीड करके आइए, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे फिर पढ़ेंगे। ठीक है, आज क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, बाय। ठीक है।